सभी स्नेहिल भैयाओं का मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। कक्षा 7 के अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के भाग 1 में हमने अध्ययन किया स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारणों के बारे में हमने अध्ययन किया। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अध्ययन किया और भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को किस प्रकार से अच्छा किया जा सकता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। भाग 1 के अंत में हमने 2 कहानियों को पढ़ा था। हाकिम शेख की कहानी थी और दूसरी कहानी थी वो अमन और रंजन की कहानी थी। इन कहानियों के माध्यम से हमारे सामने स्वास्थ्य सेवाओं के 2 रूपों को स्पष्ट किया गया है, वो है निजी स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। आज के इस अध्याय में हम इन्हीं 2 स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब हम इनका अध्ययन करते हैं कि क्या है निजी और सार्वजनिक दोनों। पहले हम लेते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, सरकार द्वारा चलाई जाती है तो इन्हें हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं भी कह सकते हैं, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भी कह सकते हैं और गवर्नमेंट फैसिलिटी कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, और इन्हें हम पब्लिक कह सकते हैं। पब्लिक का अर्थ होता है जनता के लिए, सार्वजनिक। तो देखिए सार्वजनिक शब्द का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक, सभी लोगों के लिए। ठीक है ना, ये चलाई जाती है क्योंकि सरकार के हमने इस अध्याय की प्रस्तावना में पहले भाग के अंदर हमने देखा था कि सरकार के बहुत से कार्य है, शिक्षा की व्यवस्था करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना, उसमें स्वास्थ्य भी था और स्वास्थ्य हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। तो जो देश में लोकतंत्र में जो सरकार हम चुनते हैं उस सरकार की यह दायित्व है और वो वचनबद्ध हैं उस देश के अंदर रहने वाली जनता के स्वास्थ्य के प्रति। ठीक है, इसका मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। इन दिनों हमने एक कोरोना महामारी के बारे में सुना है, तो आपने इस महामारी के बारे में सुना कि भारत सरकार ने या दुनिया भर में कई देशों की सरकारों ने एक लॉकडाउन घोषित किया था। तो लॉकडाउन का अर्थ क्या था कि आपको घर के अंदर ही रहना है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाना और सभी प्रकार के रोजगार वगैरह सब प्रकार से, एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा देश बंद हो गया था। इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, लोगों को भी तकलीफ हुई। लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना, सबसे बड़ा जो धन था वो हमारा स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ हैं और हम जीवित हैं तो सब कुछ है। तो सरकार ने ये जो कदम उठाया था, ये जो निर्णय लिया था, वो हमारे देश की जनता के प्राण बचाने के लिए लिया गया था। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते। अब देखिए सार्वजनिक है, सरकार है, तो सरकार पूरे देश पर अपना शासन संचालित करती है और सभी देश के लिए वो योजनाएं बनाती है। अब उस देश के अंदर शहर भी आते हैं, गांव भी आते हैं। ठीक है, तो सरकार है वो शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के ऊपर इन चिकित्सा व्यवस्थाओं का उचित प्रबंध करने के लिए अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी है जनसंख्या के आधार पर वहाँ पर स्थापित करती है। और सभी बीमारियाँ साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर फैला हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं का भारत के अंदर? तो देखते ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ठीक है, तो हम गांव की एक सामान्य जनसंख्या मान सकते हैं, लगभग 2 से 3 हज़ार लोग जो होते हैं एक ग्राम स्तर पर। ठीक है, तो वहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्य बीमारियों से क्या अभिप्राय होता है? जैसे कि कोई चोट लग जाती है, हल्की सी छोटी घाव है, कहीं मरम पट्टी करनी है, और इसके अलावा जैसे कि अगर किसी प्रकार की जो छोटा पेट पेट दर्द है, कोई वायरल बुखार है, जो गांव स्तर पर जिनका उपचार किया जा सकता है वहाँ पर इनका उपचार किया जा सकता है ऐसी डिजीज़ का। वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है? तो हमने बात की है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको स्तर पर विभाजित किया गया है। जैसे हमारे देश का पूरा प्रशासनिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना, जैसे देश में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है। हमने सरकारों के बारे में भी छोटी कक्षाओं में अध्ययन किया है, छठी कक्षाओं के अंदर भी। तो यहीं इसी प्रकार से प्रशासन को अच्छा व्यवस्थित करने के लिए इस प्रकार से हमने कई प्रशासन की सुविधाओं को टुकड़ों में बांट दिया है गांव स्तर तक। उसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं को भी हम टुकड़ों के अंदर बांटते हैं, ग्राम स्तर, उसके बाद में तहसील स्तर, फिर जिला स्तर पर,
खंड स्तर मतलब है, उसके बाद में स्टेट पर है, और उसके बाद में आप देखेंगे कि बड़े बड़े अस्पताल है जो देश के बड़े बड़े शहरों के अंदर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो एक तहसील स्तर पर या खंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर आपको ये देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जो पंचायत जो होती है, तहसील होती है, उसको कई गांवों से मिलता है और कई गांवों की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करता है। और जैसे दवाएं उपलब्ध कराना, डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ को वहाँ पर भेजना करना, उनकी नियुक्ति करना, सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ करना। और मामला अगर बढ़ जाता है, किसी गांव में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यधिक बीमार होता है, तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी उपचार के लिए भेजा जा सकता है या वो वहाँ पे जाकर इलाज करवा सकता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है। ठीक है, हर एक जिला स्तर जो होगा, जिला का मुख्यालय, वहाँ पर एक बड़ा अस्पताल, सरकारी यानी सार्वजनिक अस्पताल है वो होगा, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख करता है। ठीक है, अब देखिए सबसे नीचे पर क्या पढ़ा हमने, स्वास्थ्य केंद्र ग्राम स्तर पर। स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर कौन सा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या करता है, ये जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है इनकी देखरेख करता है। और जिला अस्पताल जो है, जो जिला अस्पताल जिसको हम कहेंगे जिला स्तर पर, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी देखरेख करता है, उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, बड़े शहरों में और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति है जो वहाँ भी उपचार के लिए जा सकता है। ठीक, बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। जैसे बड़े बड़े शहर हैं, यानी मैंने पहले ही कहा है कि चिकित्सा व्यवस्था है वो जनसंख्या के आधार पर होगी। तो आप जैसे महानगरों को देखेंगे, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, राजस्थान में जोधपुर है, जयपुर, ये बड़े शहर है, तो यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा सरकारी बड़े अस्पताल देखने को आपको मिल सकते हैं। जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशेष सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। ठीक है, इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। अब देखिए सार्वजनिक का मैंने जैसे आपको ऊपर बताया, सरकार के द्वारा जो अस्पताल है संचालित किए जाते हैं उन्हें हम सार्वजनिक कहते हैं, लेकिन इसी कारण से हम इसको सार्वजनिक नहीं कहते। इसको सार्वजनिक करने के और भी कई कारण हैं, उनको हम पढ़ते। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। अब देखिए एक तो ये कारण है सरकार दे, इस कारण से कहते हैं। दूसरा क्या है, इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। अब सरकार इन अस्पतालों की संचालन किस प्रकार से करती है, व्यवस्था कैसे करती है, जो पैसा हम टैक्स के रूप में देते हैं सरकार को, सरकार उन्हीं पैसों के द्वारा, उन्हीं पैसों के माध्यम से इन सब सुविधाओं को उपलब्ध करवाती है। तो इन सब अस्पतालों पर एक आम जनता का, भारत के या किसी भी राष्ट्र की जनता का उसके ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार होता है, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। हमारे देश में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सभी अमीर नहीं है, सभी पैसे नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था, अमन और रंजन की कहानी थी, तो उसमें एक फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण बताया गया था। दो परिवारों को बताया गया था कि एक परिवार का बालक जो है वो, रंजन जो है वो एक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार का बालक है, वहीं अमन जो है वो कमज़ोर है। ठीक है, तो सब जो गरीब लोग हैं वो किस प्रकार से इलाज करेंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पतालों में जो है वो क्या होता है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क मिलती हैं आपको या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना है। ठीक है, इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। सरकार को लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अभी मैंने ऊपर जिक्र भी किया था, कोरोना महामारी के रूप के अंदर में बात बताई थी, तो अब जैसे सरकार ने इसका जैसे कोई उपचार तो नहीं है, लेकिन कुछ प्राथमिक जो है सपोर्टिंग जो दवाइयाँ हैं वो ज़रूर देते हैं और लोगों की देखरेख जरूर की जाती है। और ये बीमारी न फैले इसलिए कई लोगों को, जैसे हम कहते हैं ना, अलग थलग किया जाता है, आइसोलेट है ना किया जाता है, वो अलग रहते हैं ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये संक्रमण न फैले। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो जनता के सहयोग के बिना नहीं हो सकती है। अगर जनता नहीं मानेगी, अगर लोग जिस प्रकार से बाहर घूमे, तो ये संक्रमण दिन प्रतिदिन है जो बढ़ता ही जा रहा है, नियंत्रण में नहीं आ पा रहा था।
असफल हो जाएगी। ठीक है, असफल हो जाएगी ना कोई भी योजना। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। ठीक है, अब आप बीमार होंगे तो अस्पताल में जाएंगे मलेरिया होने पर, तो वहाँ आपका उपचार किया जा सकता है, लेकिन इस मलेरिया को रोकने का भी तो उपचार है ना। मलेरिया मैंने जैसे भाग 1 के अंदर मैंने एक टेबल आई थी उसमें मैंने बताया भी था कि एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से उसकी लार जो हमारे शरीर में रक्त में मिलती है उसके कारण से, और वो मच्छर जो होता है वो गंदे पानी में या पड़े पानी में इकट्ठा मतलब उस वहाँ पर उत्पन्न होता है। और जैसे कि ये पानी कहाँ से आता है, जैसे बरसात का पानी हमारी छतों पर या आसपास में काफ़ी दिनों तक जमा रहता है, तो फिर वहाँ पर ये होता है। और हम जैसे गर्मी के दिनों में कूलर आदि का प्रयोग करते हैं, तो इनमें भी ये मच्छर है उत्पन्न होने की या पनपने की संभावना रहती है। तो जनता का क्या कर्तव्य है? अब सरकार तो देखिए आपकी छत साफ करने आएगी नहीं, ठीक है, आपके कूलर साफ करने आएगी नहीं, तो ये जनता का कर्तव्य है कि वो अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दे और साफ सफाई रखेंगे, तो फिर ये जो मलेरिया जो बीमारी है इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? तो हमने पढ़ा था कि जब सरकारी अस्पताल में उन्हें अच्छा उपचार नहीं मिला तो उन्होंने क्या कर दिया था, कोर्ट के अंदर उस पर सरकारी सेवाओं पर केस कर दिया था। ठीक है, तो कोर्ट ने अब क्या निर्णय दिया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। तो मैंने बताया भी है कि यह स्वास्थ्य सेवाएं जो है हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है। ठीक है, सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ठीक है, अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। ठीक है, आकस्मिक क्या था, जैसे कि अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट, जैसे हाकिम शेख के केस में हुआ। ठीक है, वो जैसे कि ट्रेन से गिर गए थे और उनके सर पर गंभीर चोट आ गई थी। उनको कोई पहले से डिजीज नहीं थी, चोट आने की वजह से उनका अधिक रक्त बह रहा था, उनकी जो जान थी वो खतरे में थे, प्राण खतरे में थे, संकट में था उनका जीवन। और ऐसे में सरकारी अस्पतालों ने उनका उपचार करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। ठीक है, तो ये आकस्मिक इलाज की उनको आवश्यकता थी। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ठीक है, ये जो जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं वो सरकार का ही एक अंग होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको पूरी करनी चाहिए। कोई सरकार यानी कि जो मंत्री, प्राइम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, ये तो वहाँ आकर उपचार करने से रहे। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसीलिए अदालत ने राज्य को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। ठीक है, निजी स्वास्थ्य सेवा, देखिए वो डिसीजन ये बताता है कि हमारे देश में मौलिक अधिकार है जो स्वास्थ्य की सुरक्षा का हमारे लिए, तो उसके लिए सरकार को कितना मतलब कि पालन करने की आवश्यकता है और सरकार कितनी वचनबद्ध है, उसके लिए प्रतिबद्ध भी है और ये काम करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो न्यायालय की भी शरण ली जा सकती है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, अब हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले निजी स्वास्थ्य सेवाओं में निजी शब्द को समझते हैं। निजी को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्राइवेट और सार्वजनिक को बोलते हैं पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट, निजी, निजी मतलब व्यक्तिगत। अभी एक अस्पताल किन लोगों के हो सकते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कोई बड़ी कंपनी है या किसी व्यक्तिगत स्तर पर किसी व्यक्ति की भी हो सकती है या किसी संस्था द्वारा इसको संचालित किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, वो केवल और केवल इन संस्थानों के पास में ही जाएगा। ठीक है, और ये केवल और केवल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उनके बिजनेस पॉलिसी होती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। अब भारत में डॉक्टर तो हमने बताया बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं हर साल, पर अधिकांश डॉक्टर जो होते हैं वो सब सरकारी सेवाओं में नहीं आते, कुछ अपने निजी दवाखाने चलाते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है ना, जिनको हम आरएमपी बोलते हैं, मिल जाते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं वहाँ पर जाकर इनका उपचार करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो मिल जाते हैं ना, आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको प्रैक्टिस करने का अच्छा अवसर मिल जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं।
अच्छे अच्छे जो डॉक्टर होंगे और ज़्यादातर डॉक्टर होंगे वो आपको शहरों में देखने को मिलेंगे। देखो शहरों के अंदर आपको, जैसे गाँवों में आप देखेंगे तो सामान्यतः हमने जैसे बताया कि एक स्वास्थ्य केंद्र होता है और कोई मुश्किल से कोई एक आध डॉक्टर कुछ हो, कोई वहाँ पर जाकर कोई काम कर रहा है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन शहरों में अगर आप देखें गाँवों की तुलना में, तो वहाँ पर सरकारी सुविधाएं भी होती हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी होती हैं, और इनके अलावा भी आप देखेंगे कई गली मोहल्लों में या बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर है जो अनेक आपको क्लिनिक वगैरह प्राइवेट है जो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। विशेषज्ञ यानी कि बड़ी बड़ी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो अनेक प्रकार जो गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए भी बड़े बड़े अस्पताल भी आपको वहां पर शहरों के अंदर मिल जाएंगे। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी है जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। देखिए निजी सेक्टर में क्या होता है कि आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग प्राइवेट सेक्टर की जांच एजेंसियां हैं वगैरह हैं, मेडिकल स्टोर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने अमन और रंजन में पढ़ा था, तो एक की रिपोर्ट जो है वो 3 दिन में आती है और दूसरे की रिपोर्ट है वो कुछ ही देर में, यानी 3 घंटे के लगभग अंदर ही उसकी उपचार की सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। सरकार का स्वामित्व क्या होता है कि सरकार इनके ऊपर कोई, ये सब स्वतंत्र है, अपने स्तर पर जो है सरकार की कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइंस है उसके आधार पर ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार इन पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध वगैरह नहीं लगा सकती है। सरकार के नियंत्रण के ये बाहर होते हैं। मैंने आपको ऊपर स्पष्ट कर दिया था, ये किसी व्यक्तिगत निजी जो संस्थान होते हैं, निजी शब्द ही हैं, तो ये किसी व्यक्ति की संपत्ति है या किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी संस्थान का हो सकता है, या कोई कंपनी इसको ऑपरेट है या संचालित है जो कर सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। सार्वजनिक में क्या होता है, गरीब और सरकारी पॉलिसियां जो होती है गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। वहाँ पर आपको कम कीमत पर या निःशुल्क उपचार मिलेगा, दवाइयाँ निःशुल्क मिलेगी, जांच निःशुल्क होगी या कम कीमत पर मिलेगी। लेकिन इसके क्या होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, महंगी उपचार होता है ना। जैसे कि हमने रंजन के केस में देखा था, अमन और रंजन की कहानी में एक था वो बिल्कुल निःशुल्क इलाज करवा कर आया था, दूसरे को वहीं 500 रुपये और जांच का अलग खर्च भी जो है देना पड़ा था। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल चलाती हैं, कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है ना। आप भी अपने आसपास में मार्केट में कहीं जाते होंगे तो आपको कई सारे मेडिकल स्टोर मिलते होंगे, तो सब सरकारी तो नहीं है, निजी हैं, या तो किसी व्यक्ति के हैं या किसी संस्थान के हैं। अब पढ़ते हैं स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? स्वास्थ्य सेवा में समानता है क्या? सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाती हैं या इसमें भी भेदभाव है? और अगर किसी को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती तो उनके पीछे क्या क्या कारण हैं? चलिए हम इसको अध्ययन करते हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवा ही उपलब्ध हो पाती है। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। अब देखिए निजी स्वास्थ्य सेवाएं तो बढ़ रही हैं, है ना, उसकी तुलना करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इतनी विकसित नहीं हो पा रही है। मतलब हमारा जो भारत है वो देखिए दुनिया की सबसे बड़ी मतलब जनसंख्या वाला देश है, दूसरे नंबर पर ये इसका स्थान लगता है, ठीक है ना, और भौगोलिक दृष्टि से भी काफ़ी बड़ा देश है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी व्यवस्था है सरकार के लिए, केवल जैसे सुरक्षा की व्यवस्था देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना, स्कूल्स बनाना, कॉलेज बनाना, और भी बिजली की व्यवस्था वगैरह करनी, जनता के लिए हित के काम और भी बहुत सारे हैं। तो पूरा फोकस तो जो सरकार है वो स्वास्थ्य के ऊपर नहीं कर सकती। तो निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो सुविधाएं हैं सार्वजनिक की, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी है और कम स्तर पर है, उसकी अपेक्षा में निजी बहुत ज़्यादा है। पर अब निजी में क्या है कि उसकी जो मतलब दवाइयाँ हैं, जो उसकी
खर्च है वो बहुत ज़्यादा है और हर कोई व्यक्ति उन्हें नहीं खरीद सकता, गरीब व्यक्ति नहीं खरीद सकता। लेकिन अब मजबूरी है किसी व्यक्ति की या किसी परिवार में जैसे बीमारी आती है तो कई लोग हम देखते हैं कि इलाज करवाने के लिए निजी अस्पतालों में ऋण लेते हैं या अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा है जो बेचते हैं या अपने गहने वगैरह हैं उनको गिरवी रखकर भी अपना उपचार करवाते हैं। ठीक है, तो हमने कहावत भी सुनी है, जान बची तो लाखों पाए। हेल्थ इज वेल्थ है। ठीक है, कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूर से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन एवं सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जहाँ कई बार हम देखते हैं ना निजी अस्पतालों में जाते हैं तो आपके कई बार हम कोई उपचार के लिए जाते हैं, हमें जांच की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वो अपना मुनाफा कमाने के लिए कि भाई चलो कस्टमर आया है, हमको एज ए वो ग्राहक की तरह ट्रीट करते, व्यवहार करते, और हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए जांच लिख देंगे ताकि उनको मुनाफा मिले, कि उनको पता है रिपोर्ट तो नॉर्मल आनी ही है, सामान्य आनी है, लेकिन व्यक्ति आया है तो कुछ ना कुछ देके जाए, पैसे उनको मिले, इस कारण से वो करते हैं। और कई बार वो हमको अनावश्यक रूप से जो दवाइयाँ होती है ताकत की, एनर्जेटिक्स की, वो भी हमको प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, ताकि उनका जो बिल है उनका थोड़ा बढ़े और उनकी जो आय है उसमें वृद्धि हो। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। ठीक है, हमारे देश की जो कुल जनसंख्या है, भारत, मैंने अभी ये ऊपर बताया भी है आपको कि विशाल जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर 20% लोग ही दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते। ठीक है, कौन लोग 20% लोग सक्षम हैं? जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, गरीब इसमें से अलग हैं। दवा संबंधी खर्चे को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, ये सही बात है। अब आप कहेंगे कि देश की जनसंख्या का 20% ही दवाइयों को खरीदने में सक्षम होता, तो क्या भारत की 80% जनसंख्या है वो गरीब है? तो जी बिल्कुल नहीं है। जैसा हमने बताया कि एक मतलब सामान्य व्यक्ति भी है, वो उपचार के लिए ऋण कर मतलब ले रहा है या कोई अपनी संपत्ति का हिस्सा बेचकर भी अपना उपचार है वो करवा रहा है, या एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी है जो इतनी महंगी सेवाओं को उपचार नहीं करवा पाता है। ठीक है, एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। ठीक है, गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। गरीब व्यक्ति हैं, कंगाली में आटा गीला, एक तरफ से तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, ऊपर से बीमारी आ गई। अब बीमारी आने के बाद में भी जो अच्छा उपचार करने वाले जो हैं वो सब निजी अस्पताल हैं। अब आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी खर्चा वहन करना पड़ेगा, तो उस खर्चे के लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे? एक तरफ तो हमारी जो आजीविका है वो कम है, परिवार के खर्चे भी काफ़ी हैं और ऊपर से बीमारी भी आ जाती है, तो बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास में खाने के लिए, या देखिए जैसे हम गरीब लोगों की बताते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की उनमें उनके पास में अभाव होता है, पौष्टिक भोजन का अभाव होता है ना, उनके आसपास का जो वातावरण होता है, जैसे अच्छा आवास नहीं होता है, अच्छा पानी वो प्राप्त नहीं कर सकते, कई सारी चीज़ें हैं, तो इस कारण से वो पोषित नहीं होते हैं। ठीक है, इस कारण से भी उनको बीमारियां अत्यधिक लगती है। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। इन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। कभी आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो देखेंगे रोड के आसपास में, किनारों में, गंदे नालों के वहाँ पर भी लोग जो हैं झोपड़ियाँ बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है जो अच्छी जगहों पर ये ज़मीन लेकर मकान बना सकें। तो भोजन नहीं खाते, ये बात देखो बड़ी सत्य है। भारत में आज भी कई सारे लोग जो हैं, आपकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे सरकारी, तो भूख से मरते हैं। ठीक है, और हाँ बिल्कुल सही है ना, भूख के कारण से भी भारत के अंदर कई लोग मरते हैं। आज भी भारत के कई लोगों के पास में पर्याप्त अन्न नहीं होता है, इसलिए हमें भोजन को बचाना चाहिए। सेव द फूड। आपके द्वारा जो व्यर्थ में भोजन वेस्ट किया जाता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि कई लोगों को, है ना, भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता है, कई दिन बीत जाते हैं और कई लोग तो इसके कारण से मृत्यु तक हो जाती है उनकी।
और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है। देखिए, बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। हमारी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी पावर सिस्टम हमारा बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। और वो कब होगा? जब एक संतुलित भोजन और अच्छी डाइट को हम ग्रहण करेंगे। जब खाने के लिए नहीं मिलेगा, अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, तो फिर व्यक्ति का स्वस्थ रहना संभव नहीं है। इस कारण से गरीब लोगों के लिए बीमारी एक चिंता का विषय रहता है और ये बार बार आती रहती है उन लोगों में। ठीक है, बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और खराब हो जाती है। एक तो वो सामान्य अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, उसके अलावा जो बीमारी का जो खर्च और आ जाता है, उससे उनकी चिंताएं जो है बढ़ जाती हैं। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। ठीक है ना। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। अब केवल हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो रुपए हैं, जो खर्च हैं, जो आर्थिक स्थिति है, वही इलाज में बाधक नहीं होती। और भी कई कारण हैं। जैसे महिलाओं को, तो हम समझते हैं महिलाओं को जो है पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। ये एक रियल फैक्ट है, सत्य बात बता रहा हूँ आपको। इस कारण से आज भी जो है महिलाओं के स्वास्थ्य की इतनी चिंता नहीं की जाती जितना कि पुरुष को महत्व दिया जाता है। पुरुष का बीमार होने पर तुरंत इलाज उनके वो करवाने के लिए मतलब उनको महत्व दिया जाता है उनकी। वही महिलाओं को इतना महत्व नहीं जाएगा। महिला बीमार है तो उसको थोड़ा लेट गो कर दिया जाएगा, उसको टालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपके परिवार वगैरह में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई स्थानों पर आज भी इस प्रकार के वातावरण है। ठीक है, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है। ठीक है, और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो केवल पैसा ही कारण नहीं है, सामाजिक जो रूढ़िवादिता है वो भी आड़े आ जाती है। और कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं है। इस कारण से भी लोग हैं जो वहाँ उपचार नहीं करवा पाते हैं। देखिए, मैं आपको दो चित्र बता रहा हूँ। आप एक ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में देखेंगे कि ये एम्बुलेंस है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मलेरिया उन्मूलन चल चिकित्सा दल। अब देखिए, एक गाड़ी जाती है गाँवों में मलेरिया का उपचार करने के लिए। तो अब यह जो वैन है वो किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकती है, आप इसको समझ सकते हैं। चलता फिरता ये दवाखाना। दूसरा जो है कि एक गर्भवती महिला है। ठीक है, और वो अपने पति के साथ जा रही है। कहाँ जा रही है? उपचार के लिए शहर की तरफ जा रही है। ठीक है, दूरी होने के कारण इस महिला को पैदल है अपने उपचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर शहरों की तरफ है जो जाना पड़ता है। अब समस्याएं बहुत हैं, लेकिन बात यहाँ निकल कर आती है कि क्या किया जा सकता है साहब। ठीक है, अब क्या करें, समस्याएं तो बहुत हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। सही है ना, कोई डाउट नहीं है। हमारे देश में स्वास्थ्य की जो दशा है लोगों की वो अच्छी नहीं है, हम उसको गुड नहीं कह सकते। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों को, सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनके सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। देखिए, सामाजिक जीवन स्तर पर भी है। जैसे हमने बताया ना, शुरू में हमने पढ़ा था कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारणों में पड़ा, जैसे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव है। ठीक है, जल का प्रदूषण होने से भी बीमारियां फैल रही हैं। लोगों की साफ सफाई नहीं होने के कारण से ये बीमारियां जो फैल रही हैं, तो इन कई कारण हैं। तो इन पर भी सरकार को ध्यान देना है। और इसी के साथ में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो गांवों में नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह, उनको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता। तो दो पक्ष हैं हमारे सामने। ठीक है ना, सामाजिक स्तर पर भी स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, जल को शुद्ध करना। जैसे अब देखेंगे कि वर्तमान जो सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है, उसने अनेक अच्छे कार्य किए। जैसे उन्होंने नदी जो योजनाएं बनाई हैं, नदी स्वच्छ की बनाई है, गंगा को स्वच्छ किया है, नदियों को स्वच्छ करने का है, कड़े प्रतिबंध और कानून बनाए हैं, स्वच्छता अभियान बनाया है। ठीक है ना, उसके लिए जनता को प्रेरित भी जो किया जा रहा है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। भारत का एक राज्य है केरल। ठीक है, उसने स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर क्या किया? 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का, अब देखिए बजट क्या होता है, सरकार के पास में पैसा कहाँ से आता है, हमने इसमें डिस्कस किया कि टैक्स से जो पैसा आता है। अब बजट क्या होता है कि सरकार उस पैसे को किस प्रकार से खर्च करने वाली है, किन किन सेवाओं के अंदर वो उस पैसे को खर्च करेगी,
उसकी रूपरेखा जो सरकार तैयार करके बताती है बजट के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने अपने पूरा बजट था उसका 40% पंचायतों को दे दिया गया। इसमें पंचायतें अपनी आवश्यकता को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी, ठीक है ना। पंचायत मतलब जो गांवों से समूह से बनती है ना पंचायत स्तर पर, उन्होंने 40% जो था राज्य केरल राज्य की जो सरकार थी उसने नियम लिया, अपने बजट का 40% है वो पंचायत को दे दिया, ठीक है ना। कि भाई उनको इसलिए दिया कि आप पंचायत जो है वो अपने आसपास और अपने क्षेत्र की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको बहुत अच्छे से जानता है और वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर सकता है, सुविधाओं को और विकास को वहाँ पर कर सकता है। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका है। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, ठीक है। जो गांव की जो मूलभूत समस्याएं थी उनके ऊपर विशेष जो है वो ध्यान दिया गया था, ठीक है। और कौन कौन सी समस्याएं थी वो सब हमारे ऊपर आ चुकी हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही है, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए आप केरल की एक वेबसाइट है उस पर भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो केरल की जो सरकार थी उसने 40% जो अपनी बजट था सत्र का वो पंचायतों को दे दिया और पंचायतों ने अपने गांव की जो मूलभूत आवश्यकता थी उनके स्तर पर काम किया, जैसे अस्पतालों का निर्माण करवाना, शिक्षा की व्यवस्था करना। अब देखिए शिक्षा स्वास्थ्य में किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति है वो स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से सजग रहेगा, है ना। जैसे मैंने बताया था टीबी के बारे में, मलेरिया के बारे में, तो एक शिक्षित व्यक्ति है वो इन सब बीमारियों के कारण को समझता है ना, तो उन कारणों को दूर करने में वो स्वयं भी कर सकता है और लोगों को है जो जागृत भी कर सकता है। तो अपने स्वास्थ्य की चिंता करेगा। और समय पर भी कई ऐसी बीमारियां होती है जो लोग उनको मतलब लेट गो करते हैं और अंत में जाके वो घातक होती है। टीबी के मामले में भी हम देखते हैं कि वो सामान्य स्तर पर होती है, उसको हल्के में लेना, गंभीरता हो जाती है। तो शिक्षित व्यक्ति इस प्रकार की लापरवाहियां नहीं करेगा। आइए अब हम एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। एक उदाहरण तो हमने लिया अपने देश के केरल राज्य का, अब एक देश का लेते हैं। देश का नाम है कोस्टा रिका का तरीका, ठीक है। एक कोस्टा रिका है, इसने अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को किस प्रकार से दुरुस्त करने के लिए क्या किया। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में नीति है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे, ठीक है। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली, ठीक है। कोस्टा रिका की सरकार ने क्या किया, अपने देश में सेना नहीं रखने का निर्णय लिया। देखिए सेना की जगह सेना भी जरूरी है, लेकिन वो उनका एक निर्णय था। तो उन्होंने जो सेना यानी जो सैनिकों को जो वेतनमान देना पड़ रहा था या सेना के खर्चों पर जो व्यय किया जा रहा था, वो सारा पैसा उनका बच गया और उन्होंने क्या किया, उसी पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो जरूरतें थी आधारभूत, है ना, उन पर खर्च करने में उनको मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। एक स्वस्थ देश कब बनेगा, एक स्वस्थ राष्ट्र कब बनेगा, जब उसकी जनता स्वस्थ होगी, ठीक है। और इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती हैं, जैसे पानी, पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपके लिए काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।